नमस्कार मित्रों, मैं अमित सर आजमगढ़ की धरती से आप लोगों के बीच लाइव हूं, जिसमें किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा के लिए हमें मोटिवेशनल की जरूरत पड़ती है। तो आज मोटिवेशनल कोड हमारा होगा, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं हो सकते। अपने माता पिता के सपने को फिक्र से फक्र में बदलने का काम करेंगे। आइए, मैं अपने जीवन ज्योति कोचिंग परिवार में आपका स्वागत करता हूं। चलता हूं, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एनईपी 2020। एनईपी आज मैं आपके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। एनईपी 2020, ये एनईपी क्या है? अर्थात एनसीएफ के बाद एक ऐसा आधार शिक्षा का लाया गया जिससे काफी हद तक क्या किया जाए, सुधार किया जाए। पहले आपके जो एमएचआरडी के अंतर्गत रहा करती थी, आज उसको किसके अंतर्गत ला दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ला दिया गया है। सबसे पहले मैं एनईपी की बात करूं तो एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग कह देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन यह क्या हो जाती है, गलत हो जाता है। सबसे पहले आप जानिए एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब कहेंगे क्यों आखिर सर? तो अब न्यू मतलब नया होता है और राष्ट्रीय, यहाँ नेशनल हमें बनाना है, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नेशनल। मित्रों, मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर आप मेरा सीटेट का यह पूरा बैच, यानी कि जो महामैराथन मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, एनईपी को पूरा खत्म करूंगा, उसको यदि आप पूरा देख लेंगे तो यहां से फिर क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं है। आपको यह दावा कर दे रहा हूं कि मैथ में एनईपी से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उससे रिलेटेड तमाम सब्जेक्टों में आपके, चाहे वो सीटेट होगा, चाहे सुपर टेट होगा या आने वाला यूपी टेट होगा, सब में 1 से 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फिर आप जिस दिन शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ट्रेनिंग के दौरान। चाहे आप केवीएस के क्यों ना, आने वाले भविष्य के भावी शिक्षक ही हो, डीएसएसबी के हो, सब में इसकी आवश्यकता आपकी पड़ेगी। थोड़ा से देखते हैं, आपको मैं लिखा हूं 1968। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1968 में, स्वतंत्र भारत के बाद। फिर उसके बाद दूसरी कब आई? 1986 में। देखिए, याद करने में समस्या आएगी। देखिए, ये 8 है, ये 6, 68, इसी को पलट दिया गया तो क्या बन गया, 86। बस अब इसके बाद 68 के बाद कितने में आ गई? 86। उसके 34 साल बाद, कितने साल बाद? 34 साल बाद, यानी कि आप 86 14 कितना हो जाएगा आपका? 86 और 14 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर 20, तो 100, 14 और 20 कितना हो जाएगा? 34 साल बाद एनईपी आती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, जिसमें आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि आपको कह लीजिए कि जो शिक्षा मंत्रालय है, जो एमएचआरडी को बदल कर रखा गया है, उस पे आती बात। देखिए, अगर मेरा पिछला वीडियो महामैराथन एनसीएफ का नहीं देखे हो तो जाके उसको भी देख लीजिएगा और फिर आपके क्वेश्चंस बचने वाले नहीं है। आपको मैं बात कर दूं, पहले जो हमारी शिक्षा नीति होती थी वह कैसे काम कर रही थी? 10+2, लेकिन अब कैसे काम करने वाली है? 5+3+3+4। मैं वीडियो के अंत में इसके आपको बता दूं, एक ऐसा पूरा इसका डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से ये एनईपी, ये 5 क्या होता है, ये 3 क्या होता है, ये 3 कितना होगा, ये 4, इसको पूरा वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा डिटेल आपको लिखा के एक साड़ी बना के दूंगा। फिलहाल चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एनईपी हुई क्या? सबसे पहले आपकी बात की जाए तो जैसे एनसीएफ की शुरुआत 2004 में हुई, लेकिन अब एनईपी उसको फिर एनसीएफ को लागू कब कर दिया गया था? 2005 में।
मैं पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया, उससे जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरा आपको महामैराथन जो मैंने पढ़ाया उसमें आप देख सकते हैं। उसी तरीके से इसमें जो एनईपी की बात आती है, एनईपी जो आपकी आई वो कब आई? आपकी वह एनईपी जो आती है, नई शिक्षा नीति जो होती है, उसमें क्या होता है? भारत सरकार की नीति है, जिसमें भारत सरकार द्वारा इसको लागू कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया? घोषित किया गया। अर्थात इसका आपको बता दूं, मैंने पहले भी बात किया, सन 1986। सन 1986 के बाद यानी कि कितने वर्ष के बाद? 34 वर्ष के बाद फिर एक नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति आई तो उन्होंने काला दिया, तो मैं जिस पे आपको चर्चा बार बार कर रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन बनेगा। अब जो 10+2 था वह इसमें आके बदल जाएगा, अर्थात क्या? 5 3 3 4। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? बीएड को 2030 में बीएड को 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। एमफिल को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी बात की जाए तो बीटीसी को भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ओनली कौन रहेगा? बीएड। तो इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो, मेरी बस जितनी बात मैं लेक्चर बता रहा हूं, हर क्वेश्चन, हर पे एक एक क्वेश्चन बनते हैं। आप सारी चीजों को नोट्स डाउन करिएगा, एक रफ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा और उस पर सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एनईपी पढ़िएगा, कहीं भी कुछ बचने वाला नहीं। इतनी चीज अगर आपका नोट हो गया तो मैं आगे चलता हूं, थोड़ा से देखता हूं। देखिए, अच्छा, दूसरी चीज आपको अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपका एनसीएफ किसकी अध्यक्षता में शुरुआत की गई थी? तो प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में थी। प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में थी। और फिर उसके बाद वह किसके पुस्तक से लिया गया था? तो वह आपको बता दिया जाए कि वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक अर्थात निबंध से लिया गया। एनसीएफ उस पे आधारित था, ऐसा दस्तावेज था। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर कौन से अध्यक्ष थे? तो अंतरिक्ष शोध संस्थान के वैज्ञानिक कौन थे? के कस्तूरी रंगन जी थे। कौन थे? के कस्तूरी रंगन जी थे। कौन थे? के कस्तूरी रंगन जी थे। इनके अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की गई थी। एनसीएफ में कितने वो सदस्य थे? तो आपको बताया गया था वहां पर कितने सदस्य थे? 23 सदस्य थे। 23 सदस्यों की टीम बनी थी। और वहां अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे। यहाँ पे कौन है? के कस्तूरी रंगन जी हैं। के कस्तूरी रंगन जी ये कौन है? ये अंतरिक्ष के शोध संस्थान के वैज्ञानिक हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर एनसीएफ 2020 का दस्तावेज क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। आगे देखता हूं, अगर ये चीज हो गई हो तो नोट डाउन करिए और आगे बढ़ो। देखिए, थोड़ा से जानिएगा। ये अभी मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं। या एमएचआरडी के नाम को परिवर्तन किया गया। जैसे आज बता दो, एमएचआरडी के नाम को परिवर्तन कर दिया गया। और जब एमएचआरडी के नाम का बदल कर क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, जिसको एजुकेशन आपका क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थात इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? शिक्षा और सीखने। शिक्षा और सीखने। उसकी एनसीएफ की थीम्स क्या थी? तो मैंने आपको बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना बोझ के शिक्षा। लेकिन इसकी सीख क्या है? थीम क्या है? शिक्षा और सीखने। अर्थात क्या होता है? एजुकेशन एंड लर्निंग पर मुख्य फोकस दिया गया। एजुकेशन और लर्निंग पर मुख्य फोकस दिया गया। ये एनसीएफ 2020 में। तो जरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, मैं
आपको वहां पे बता चुका हूं कि एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। अगर मैं ये चीज आप जान चुके होंगे तो एमएचआरडी का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। आगे देखिए क्या करते हैं, एक एक चीज मेरी केवल नोट करिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है इसमें। देखिए आपको मैं अगर इसकी बात कर दूं तो ये आपका क्या था, आपको अगर बात की गई तो प्रारंभिक शिक्षा, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा जो थी 3 से कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए रखी गई। ये 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, जिसको हम क्या कह देते हैं, 5 वर्ष, पहले 5 कहते। इसी 5 में पहले 3 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, आपका बाल वाटिका। किसमें जाता है, बाल वाटिका। किसमें जाता है, बाल वाटिका। फिर उसके बाद किसमें जाता है, जिसको हम आंगनबाड़ी भी कहते हैं। बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी बिहार से कि आंगनबाड़ी को हम लोग क्या कह रहे थे, आड़ी बाड़ी कह रहे थे। मतलब आंगनबाड़ी में ही बच्चा क्या करता है, पढ़ने जाता है। आंगनबाड़ी किसमें पढ़ता था, आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, या फिर उसके बाद किंडरगार्टन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप एक चीज और जान सकते हैं, LKG UKG के नाम से जाना जाता है। लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, LKG का फुल फॉर्म। बहुत से ऐसे मास्टर साहब होते हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं लेकिन उनको फुल फॉर्म नहीं पता होता, LKG UKG। LKG का फुल फॉर्म लोअर किंडरगार्टन, अर्थात बच्चे को क्या किया जाता है, पहले क्या होता था प्राइमरी में कि बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता था, कन्हवा ऐसे पकड़ाया जाता था, कन्हवा ऐसे पकड़ा दिया जाता था। यदि बच्चा ऐसे कान पकड़ लेता था तो मास्टर साहब समझ जाते थे कि क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ने में बच्चा, अब इसकी उम्र 5 साल हो गई है, इसका एडमिशन ले लिया जाए। लेकिन अब क्या कहा गया, नहीं, एनईपी 2020 क्या लाई कि बच्चा को प्री स्टेज, अर्थात आपका प्रारंभिक, पूर्व प्राथमिक, जिसको हम कहते हैं पूर्व प्राथमिक, इस 5 को हम क्या कहते हैं, पूर्व प्राथमिक के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, अर्थात प्राथमिक विद्यालय से पहले बच्चा क्या करे, उसके अंदर पढ़ने की क्या हो जाए क्षमता, और धीरे धीरे वह कुछ ना कुछ देख देख कर सीख सके। जैसे आपको मैं बता दूं, धीरे धीरे सीख सके। पहले बच्चे को डायरेक्ट जब 5 साल बाद ले जाया जाता था तो बच्चे के अंदर पठार हुआ करता था, पठार हो जाता था बच्चा। पहले उसको 6 महीना तक विद्यालय को समझने में लग जाता था, तब तक समय निकल जाती थी, बच्चा 1 पास हो जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, नहीं, पहले आपको क्या करना, पूर्व प्राथमिक यानी कि किंडरगार्टन में ले जाना बच्चे को, जिस किंडरगार्टन में बच्चा क्या करेगा, सीखेगा कि कैसे पढ़ा जाता, क्या किया जाता, वहां उधम चौकड़ी मचाएगा। और उधम चौकड़ी मचाने के लिए इसमें, या भी गांव में एक कहावत होती कि मतारी जो है बेटवा से दूर रहने के लिए, अर्थात थोड़ा से उनको क्या करने के लिए, अपने काम से बचने के लिए 3-4 घंटा के लिए क्या कर देती हैं, आड़ी बाड़ी या किंडरगार्टन में भेज देती हैं, जिसमें आपको कुर्सियां भी मिलेंगी, फुटबॉल भी मिलेंगे। बच्चा उसी में जाके उधम चौकड़ी मचाएगा 2-3 घंटा तक, फिर वहां रहेगा, अर्थात माता जी से क्या कर रहेगा, दूर रहेगा। और जब माता जी से दूर रहेगा तो माता जी भी उतने समय तक रिलैक्स रहेगी। तो ये चीज बचने के लिए माता जी करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा आप क्या ला दिया गया, एनईपी ने कहा कि नहीं, बच्चे को पूर्व प्राथमिक में लाना है, जिसमें आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या किंडरगार्टन, जिसको हम किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं, बाल वाटिका को ही किंडरगार्टन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को किसने खोजा था, फ्रावेल साहब ने। किसने खोजा था, फ्रावेल साहब ने किंडरगार्टन की खोज की थी। अगर कहा जाए कि किंडरगार्टन के जनक कौन है तो फ्रावेल
साथ थे। तो ये आपको बता दे, एजुकेशन जो एजुकेशनल कोर्स होते हैं दो समूहों में विभाजन किया गया। दो समूहों में क्या, 3 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा या बाल वाटिका में रहेगा, और फिर कक्षा 1 में रहता है, फिर कक्षा 2 में। इसी 5 वर्ष में आपका आ जाता है। फिर अगले मैं एक दूंगा, अगले 3 वर्ष जो अगला 3 होता है, इस 3 के लिए आपको बता दूं वह कक्षा कितने में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है। फिर अगले 3 वर्ष, अगला 3 जो होगा, क्योंकि ये आप जान रहे हैं, आपको पता होगा कितना होता, 5 + 3 + 3 प्लस कितना 4। पहले 5 में आपका क्या रहा, 3 साल तक वो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में रहा, फिर कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, या क्लास 1 क्लास 2 में रहा। फिर उसके बाद अगले थर्ड तक, अगले थर्ड में आपको क्या रहेगा, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में रहेगा। फिर अगले थर्ड में कहां पर रहेगा, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में रहेगा। फिर अगले में कहां होगा, 9, 10, 11, 12 में जाके बच्चा यहां पर उसकी शिक्षा पूरी होती है। इसके बारे में मैं वीडियो के सबसे अंत में एक चार्ट दूंगा, जिस चार्ट को आप पूरा चार्ट डालेंगे तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। तो चलिए, ये अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। वीडियो नहीं समझ में आएगी तो मेरे लेक्चर्स को, वीडियो को पुनः पॉज करिएगा और देखिएगा, एक एक पॉइंट को नंबरिंग करके ऐसे आप बांड बना बना के क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर देखिए एनईपी से मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आता हूं, तब देखिए एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, एनसीएफ में भी मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चनों का कलेक्शन लाया, पूरा महामैराथन उसमें क्वेश्चन भी लाया हूं कलेक्शन में, और फिर उसके साथ साथ आपको पूरा पढ़ा के कलेक्ट उसमें क्या किया हूं, क्वेश्चन भी लाया हूं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हूं। और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे जितने भी प्यारे बच्चे बैठे रहते हैं सभी के सभी ने हल किया था। तो आगे देखता हूं, देखिए जो जितनी चीजें मैंने पीछे बताया है वही आपकी आ गई। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को क्या किया गया, 1968, मैंने बताया था ना, देखिए 1968, ये देखिए 1900 इसे उतार दीजिएगा, ये 8 है 6, बस दूसरी नीति याद हो गई। और उसके बाद तीसरी कौन है, 2020 है, तीसरी कौन है, 2020 है। अब इसको 1986 के बाद स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंस इंडिया में यह कौन सी नीति है, तीसरी। अगर एनसीएफ 2005 चौथा है, एनसीएफ ये कमेंट बॉक्स में आप छापेंगे, एनसीएफ 2005 चौथा है, और ये एनईपी की बात करूं तो तीसरा है। और नहीं आपको समझ में आएगा तो जाके वीडियो देखिएगा। आगे क्या होता है आपका, इसको थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है, ये थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी। अगर कोई पूछे एनईपी 2020 कौथी पॉलिसी है तो कौथी है, तीसरी है, थर्ड पॉलिसी। चलिए ये चीजें आपको देख लिया गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो हमारी केंद्र सरकार होती है और हमारी राज्य सरकार, देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में, जो एनईपी 2020 के तहत जो केंद्र सरकार होगी वो अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, ये सकल घरेलू उत्पाद राज्य भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आपके उत्पाद देते हैं, उस उत्पाद से सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जीडीपी का कितना % दान दिया जाएगा, 6%, जिससे बड़े बड़े आप एजुकेशन के लिए आपका क्या होती है, शिक्षा व्यवस्था होती है। एजुकेशन में अध्यापकों के, टीचर्स के तनख्वाह दिए जाते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, और तमाम विद्यालय की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाता है। और फिर एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए कहा गया, जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद होगा, क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद, जितना भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद होगा उसका कितना %, 6%, कितना %,
6% हिस्से के बराबर निवेश किया जाएगा। इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट, इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट जितना राज्य सरकार करेगी उतना ही केंद्र सरकार भी करेगी। चलिए, ये अगर लक्ष्य रखा गया कितने तक, 2030 तक। आगे देखिए, मैं बात करूं इस चीज को, थोड़ा सा देखिएगा। मैंने बार बार आपको बताया है और इसके बारे में, पहले पुरानी शिक्षा नीति हमारी कैसी थी, 10+2 थी, जिसको यूपी सरकार ने मंशा बना ली है कि इस बार तक हाई स्कूल वालों का बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि तब क्या लागू कर दिया जाएगा, ये मॉडल लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि एनईपी जो होती है उसका मॉडल क्या है। तो ये मॉडल अब क्या हो गया, 3+5 5+3+3+4। अगर आपसे पूछ ले पुराना मॉडल क्या था, तो वो 10+2 था। पुराना मॉडल क्या था, 10+2 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये मॉडल 5+3+3+4 हो गया है। यही हमारी एनईपी है। आगे बढ़ता हूं। मैं आपको यही बताया था, जो आपका क्या होता है, प्रमुख बातें क्या है। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, जिसको शार्ट में क्या कहते हैं आप लोग, GER को 100% लाने की कवायद की गई है, अर्थात लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मैं बार बार बता रहा हूं 2030 तक क्या कर दिया जाएगा, फिल को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा, बीएड को 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। लेकिन बीटीसी वाले परेशान ना हो, जो लोग इस प्रशिक्षण को ले चुके हैं उनका वह प्रशिक्षण मान्य रहेगा, अर्थात 2030 के बाद बीटीसी को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उससे पहले जीवन ज्योति कोचिंग परिवार से जुड़िए और आपके जीवन में ज्योति यानी कि प्रकाश आएगा। और 2030 से पहले जो जितने प्रिय बंधु हैं मेरे बीटीसी के भावी शिक्षक, जो भविष्य के शिक्षक हैं, मेरे प्रिय बहनें और भाइयों, आप लोग क्या करिए, नौकरी लेकर आगे बढ़ जाइए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जीवन ज्योति कोचिंग परिवार से केवल जुड़िए आप, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यह परिवार आपको अपने भाई और बहन की तरीके से प्यार देगा और हर प्रयास करेगा, मेरी पूरी टीम प्रयास करेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं अथक खुद प्रयास कर रहा हूं। जो सबसे कठिन सब्जेक्ट आप मानते हैं गणित, उसको मैं ये दावा दिला रहा हूं कि आप यह लिख लीजिए कि आप 28 से 30 स्कोर करने वाले हैं, जो गणित जो सबसे भयावह विषय आपको लगती। तो चलिए मैं देखता हूं। प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, एनईपी 2005 कक्षा 5 यानी कि कक्षा 5 या क्लास 5th तक की शिक्षा में किसमें पढ़ाया जाए, मातृभाषा में पढ़ाया। किसमें पढ़ाया जाए, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मातृभाषा मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। अगर हिंदी है, यूपी की मातृभाषा की बात करूं तो पहले अगर भाषा को रखा जाता वरीयता में तो किसमें रखा जाता है, आपको पता होगा कि किसमें सबसे पहले किसको रखा जाता है, हिंदी को रखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आती है, उर्दू आती है। अगर आप यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस मातृभाषा को कौन से अनुच्छेद में रखा, अनुसूची में रखा गया है,
कौन से अनुच्छेद में रखा गया और कौन सी अनुसूची में रखा गया है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, मैं आपको एनसीएफ में इसकी बात पे चर्चा किया हूं। लोकल, अब एक चीज बताऊं, मातृभाषा के साथ साथ स्थानीय, जैसे आपके क्षेत्र की भाषा यदि भोजपुरी है तो कैसी होनी चाहिए, भोजपुरी में भी शिक्षक पढ़ा सकता है। आपके क्षेत्र की भाषा यदि आपकी जो अवधि है तो अवधि में भी अध्यापक पढ़ा सकता है। आपके क्षेत्र की भाषा अगर बघेली है तो बघेली में भी अध्यापक पढ़ा सकते हैं। बस ये कि बच्चे को समझ में आनी चाहिए, हर हालत में बच्चे को समझने में क्या हो, आसानी हो, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। तो हमें किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा। देखिए जहां मातृभाषा मिलेगी वो पॉजिटिव वर्ड है, जहां स्थानीय भाषा मिलेगी वह भी पॉजिटिव वर्ड है, जहां क्षेत्रीय भाषा की बात आएगी वह भी पॉजिटिव वर्ड है। ये नहीं कि बच्चा को अंग्रेजी नहीं आ रही है, हम बड़ के प्रोफेसर साहब हैं, आके घर घर अंग्रेजी बोलना शुरू कर, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि बच्चा पूरा उसको सीख ना सके। अगर बच्चा भोजपुरी में सीख पा रहा है तो भोजपुरी में ही उसको शिक्षा दी जाए, मतलब जिस क्षेत्र का बच्चा रहेगा उस पर बल दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चा क्या कर सके, सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको जो बताया था वही पीछे की चीजें मिल रही हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, वो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष की आयु, जिसमें मैंने बताया ना 3 वर्ष के बाद कितना, आपका 3 वर्ष से लेकर कितना वर्ष, 8 वर्ष। इस 8 वर्ष के टोटल कितने वर्ष, 5 वर्ष। इस 5 वर्ष के पहले कितने, 5 को कितने भागों, 3 + 2। ये 3 कौन होते हैं, ये 3 आपके कौन से होते हैं, स्कूल व बाल वाटिका होता है, जिसको हम किंडर गार्डन होता है। और फिर क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी होता, के माध्यम से मुक्त शिक्षा सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दी जाए, जिसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। शिक्षा और देखभाल उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है, बच्चे को शिक्षा और देखभाल भी उसके, कैसे बच्चा ग्रोथ करेगा, कैसे किस अवस्था में बच्चा सीख पाएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी है। तो मतलब क्या हुआ, आपको यही बाल वाटिका, जिसके जनक कौन है, अभी मैंने आपको बताया फ्रावेल साहब, और यही आंगनवाड़ी, इसी को हम LKG UKG के नाम से भी कह सकते हैं। तो इतनी चीजें अगर आपने क्लियर कर ली हो तो ये चीज देख लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। केवल एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। जिस दिन पेपर होगा उसके 2 दिन पहले ये सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जिस पे आपको कुछ छूटने वाला है। मैंने इस पर बहस कर चुका हूं। देखिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म 6% हिस्से जो होते हैं सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बराबर जितना राज्य सरकार देगी उतना ही केंद्र सरकार भी देगी। आगे देखता हूं, देखिए अगर बात की जाए जो आपके, ये देखिए वही चीज जो मैं पीछे बताया उसी पे आपकी बात की गई कि जो शुरू के आपका 6 से 8 वर्ष, यानी कि जो 5 वर्ष था, 5 वर्ष को 3 वर्ष किसमें रखा गया, बाल वाटिका, और फिर किसमें रखा गया, आंगनवाड़ी, और फिर किसमें रखा गया, आपको वाटिका, आंगनवाड़ी के बाद इसमें बचे कितने वर्ष, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष किसमें बन गए, क्लास 1 बन जाता है और क्लास 2 सेकंड बन जाता है, फर्स्ट और सेकंड हो जाता है। अर्थात क्लास कौन सा हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट होता है और यहाँ पर सेकंड हो जाता है। यानी कि 5 वर्ष में बच्चा कितना, 1 और 2 में भी पढ़ सकता है। देखिए कक्षा 1 क्लास 1 और कक्षा 2 यानी कि क्लास
2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे देखिए, इतनी चीजें अगर नोट हो गई, नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पे अब आपकी बात आती है, थोड़ा सा मैं इस पे आपकी चर्चा कर लेता हूं। कुछ और भी चीजें हैं जो पॉइंट्स है, उस पे एक छूटा हुआ पॉइंट्स है मेरा। देखिए थोड़ा से देख लीजिए। हाँ, जिसपे मैं आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा, वही चीज नई शिक्षा नीति जो थी, आपको बता दें, जिसको हम लोग क्या कहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका नाम क्या था, जो MHRD था, MHRD, मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय। मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, आपको करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। जैसा कि मैंने वादा किया था आपको, मैं लेके चलता हूं पीछे जो आपसे बात हुई थी मेरी, कि पीछे वाला क्वेश्चंस जो आपको पूरा एक डायग्राम बना के देना था, थोड़ा सा उस पर भी मैं आपकी चर्चा कर लेता हूं। उस पर अगर चर्चा कर लेता हूं तो देख लीजिए कि कैसे डायग्राम बनाया गया था। आप देख लीजिए, ये देखिए हमारे पास क्या था, जो आपको मैंने बताया था वो कैसे होते, फिफ्थ, ये फिफ्थ और 3, 3, 4 इस तरीके से थी कुल अवधि। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, मूलभूत चरण के नाम से जानते हैं, मूलभूत चरण, जिसको हम पूर्व प्राथमिक के नाम से जानते हैं। अगर ये 5 साल की बात की जाए, पहला 5, दूसरा आपका देखिए ये 5 साल की बात की जाए, इसको पूर्व प्राथमिक के नाम से जाना जाता है। और इसी पूर्व प्राथमिक में आपके कौन आते हैं, बाल वाटिका आता है, किंडरगार्टन आता है, आंगनबाड़ी आता है, इसी 5 साल में। इसी में आपको बच्चा, आपको बता दूं, 3 वर्ष तक ये बाल वाटिका, किंडरगार्टन, आंगनबाड़ी में रहता है, फिर 2 वर्ष तक किसमें, कक्षा 1 और कक्षा 2 में रहता है। ये कितने वर्ष की अवधि होती है, तो 5 वर्ष की अवधि होती है। और उसके बाद आपके प्रारंभिक चरण होते हैं, जो प्रारंभिक चरण जिसको हम प्राथमिक कह सकते हैं, प्रारंभिक चरण जिसको हम प्राथमिक भी कह सकते हैं, प्राथमिक क्या नाम दे सकते हैं, प्राथमिक भी कह सकते हैं। प्राथमिक में कक्षा 1 होता, कक्षा 3 होता, कक्षा 4 होता, कक्षा 5 होता है। या कितने आता है, ये आपको पता कि 3। आपका पहला कितना था, फिफ्थ, ये हो गया ये वाला पूरा पूरा भाग, और 3 वाला ये वाला पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद इसकी अवधि कितनी होती है, देखिए ये पहला फिफ्थ था, दूसरा थर्ड था, अब ये 3 हो गया। अब उसके बाद तीसरे की बात होती है, जिसको हम मध्य चरण कहते हैं, मध्य चरण कहते हैं। जैसे आपका पूर्व माध्यमिक कहते हैं, इसका और भी नाम क्या होता है, पूर्व माध्यमिक नाम होता है, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक के नाम से जानते हैं। ये कक्षा 6 और 7th और 8 की बात आती है। इसमें आपका कितना वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे की बात होती है, आपके 11 से 14 वर्ष की बच्चों की बात होती है। अभी पिछले वीडियो उसमें एक पिछला क्वेश्चन में आपको प्रश्न दिया गया था, जिसमें पूछा गया था क्या आपका वेन हिले का सिद्धांत उम्र पर आधारित है, तो उसमें मैंने कहा था कि नहीं, और उससे एक क्वेश्चन भी बना था पिछले पेपर में सीटेट के। वेन हिले का सिद्धांत भी मैं पढ़ा चुका हूं, वेन हिले के सिद्धांत को आप जाके देखिएगा तो उसमें भी आपको मिलेगा। अगर कोई पूछे कि क्या एनईपी में वर्षों का बंटवारा है, तो कहेंगे हाँ। समय का निर्धारण है, तो कहेंगे हाँ। लेकिन आपका वेन हिले की सिद्धांत में कह दिया जाए कि क्या बंटवारा है, तो कहेंगे नहीं। आपकी बात आती है ये कक्षा 6, 7th और 8 की बात होती है। इसमें 11 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। इसमें कक्षा कितनी आती है, ये वर्ष कितने होते हैं, 3 वर्ष लगते हैं। फिर आपके माध्यमिक चरण होते हैं, ये पूर्व माध्यमिक रहा। अब यहाँ पे कौन सा चरण आ जाता है, माध्यमिक चरण आ जाता है। माध्यमिक चरण होता है जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 में आते हैं लड़के, और ये 14 से 18 वर्ष की आयु होती है। इसको हम 4 वर्ष लेते हैं। जिस तरीके से अब तक आप लोग केवल जान ही नहीं पाते थे कौन सी पॉलिसी थी, 5th, 3, 3, 4 था। अब मैं उसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको सिखा दिया हूं, समझा दिया हूं। एक बार अगर आप चीजों को ना नोट डाउन किए हो तो नोट डाउन कर लीजिए, और फिर उसके बाद
मैं आता हूं और फिर उसके बाद आपको जीवन ज्योति कोचिंग परिवार में एक बार मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं। आप केवल जुड़िए जीवन ज्योति कोचिंग परिवार से, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और मैं यह दावा करता हूं कि जो सबसे कठिन विषय थी आपकी मैथ, उसको सबसे आसान विषय बना के नहीं दिखाया तो फिर कहिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल की वीडियो में मैं आपसे एनईपी पे आधारित क्वेश्चंस लाऊंगा, जो हमारी टेक्निकल टीम ने हमको छांट के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से मेहनत करके काफी कड़ी मशक्कत करके लाया है। उन सारे क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा। इसके साथ केवल जीवन ज्योति कोचिंग परिवार से जुड़े। धन्यवाद।